हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। अमेजिंग रहेगा सेशन। डेली ही ऑलमोस्ट तैयारी कर रहे हैं हम अपने आने वाले अपकमिंग हर एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी सीबीडी 2 का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे बिहार पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर वो रेलवे ग्रुप डी का ही एग्जाम क्यों ना हो। हर एग्जाम के लिए एक क्लास मैं कहूंगा मोर देन सफिशिएंट रहेगी अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं और जीएस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास में करवाए जाएंगे। केवल 20 क्वेश्चनों में ना 80 क्वेश्चनों का मजा आपको आ जाएगा। आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्लास मुझे दिन में करवानी थी 3 बजे, मगर वहां पे कंटेंट थोड़ा मिक्सअप हो गया, इसीलिए वो क्लास कुछ और वहां पे मैंने पढ़ाया है। इसीलिए इस क्लास में वही कंटेंट, मतलब जो मुझे पढ़ाना था 3 बजे, उसको अब इस क्लास में मैं करवाऊंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब देने के लिए आपको चारों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो कभी भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत मुश्किल होगा उन सवालों के जवाबों तक आपका पहुंचना। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। इंडियन आर्मी जी, विनय मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप देख सकते हैं एसएससी कॉम्बैट इस बार जो करवाया जाएगा अपना 26 दिसंबर 2021 को, साल का अंतिम कॉम्बैट है। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो प्लीज फायदा उठाइए इस चीज का। पार्टिसिपेट करते टाइम यूज कीजिएगा मेरा कोड CM10। दिन रविवार 26 दिसंबर दोपहर 12 बजे क्वेश्चन आंसर मैराथन आपकी रहेगी एसएससी कॉम्बैट में। क्वेश्चन आंसर्स वहां पर आपसे पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार। 30 क्वेश्चनों के जवाब 50 मिनट में देके आप जीत सकते हैं 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, अभी से रिमाइंडर सेट कर लीजिए। साथ के साथ आप देख सकते हैं सफलता बैच 2021 22 दिसंबर 2021 को बैच लॉन्च किया जा रहा है। पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर भी आपको यूज करना होगा मेरा कोड CM10। पेड बैच है, बताता हूँ अभी क्या प्राइस है इसका। इसके साथ साथ ये आइकॉनिक फीचर्स रहेंगे, जिसमें सबसे पहला फीचर रहेगा आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, उसकी पिक्चर लीजिए, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। ये फीचर आपको नजर आएगा अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। साथ के साथ ये टेस्ट सीरीज है, ऊपर वाली जो टेस्ट सीरीज है यहाँ तक की ये सभी फ्री टेस्ट सीरीज हैं। जरूर पार्टिसिपेट कीजिए इन टेस्ट सीरीज में। साथ के साथ नीचे वाली जो टेस्ट सीरीज है वो पेड है। आप देख सकते हैं ये सभी टेस्ट सीरीज का टाइम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी, तो जरूर इसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। साथ के साथ ये एक और आइकॉनिक फीचर रहेगा अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन का, रेज योर हैंड। चलती हुई क्लास में अगर आपका कोई डाउट आता है एप्लीकेशन पे, तो उस डाउट को आप इस प्रोसेस के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को। साथ के साथ ये रहेंगे एसएससी कोर्सेज के प्राइजेस। अगर आप चाहते हैं 24 महीने के कोर्स को एनरोल करना, तो वहां पर आपको 7800 रुपए चुकाने होंगे। और अगर आप नहीं चाहते ये पैसा चुकाना, तो यूज कीजिएगा मेरा कोड CM10। ये कोड का इस्तेमाल करने से आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर 24 महीने वाला कोर्स आप पर मंथ के हिसाब से लेना चाहते हैं, तो 325 भी आप इसको पे करके कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो भी यूज कीजिएगा मेरा कोड CM10। साथ के साथ 12 महीने के लिए ये रहेगा, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और 12 महीने में प्रति मंथ के लिए ये रहेगा, जिसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, चलिए जी, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि 20 इंटू 4 80 कैसे हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं सर, A to Z क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चारों क्वेश्चन, चारों ऑप्शन के बारे में पता होना ही पड़ेगा। इन 20 को करवा दूंगा तो 80 हो जाएंगे। ठीक, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। वो कह रहा है कि पहले सूचांक को दूसरे सूचांक से मिलाइए और बताइए कौन सा सही मेल खा रहा है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, क्या है? लेबर डे, एंटी टोबैको डे, मदर्स डे और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ऑप्शन है आपके सामने 31 मई, 2 मई, 1 मई और 24 जनवरी। चलिए जवाब दीजिए जी। समझ आ गया होगा आपको कि एक सवाल में 4 सवाल कैसे डील करे जाएंगे। शिवांगी साय जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कीजिए। कहाँ पर हो यार सारे, एक बार टाइम से जुड़ जाया करो। मिड क्लास हो जाती है, उसके बाद आप लोग पहुंचते हो क्लास लेने के लिए कि हम पहुंच गए हैं सर, आ गए हैं, चेहरा दिखाने के लिए। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेबर डे, एंटी टोबैको डे, मदर्स डे या फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अगर मैच करना जानते हो तो करके दिखाइए मैच। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की अगर हम बात करें तो ये एज इट इज सीधा मैच हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लेबर्स डे की बात करें, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हैं लेबर्स डे कैसे मैच होगा।
सर लेबर डे यहाँ से यहाँ मैच हो जाएगा, एंटी टोबैको डे को अगर मैच करें तो सर यहाँ से यहाँ मैच हो जाएगा, और अगर मदर्स डे को मैच करें तो यहाँ से यहाँ मैच हो जाएगा। चलिए बैठाइए कौन सा गठजोड़ जो है आपकी स्क्रीन पर वो ठीक बैठेगा, क्या बैठेगा सवाल का सही जवाब, बिठाने की कोशिश कीजिए फटाफट से। 4-4 वाला देख लीजिए अगर आपको नहीं आता, वैसे मेरे ख्याल से आपको चारों ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। लेबर डे कब बनाएंगे, तो सर लेबर डे मनाते हैं सालाना 1 मई को। इसके अलावा वो बोल रहा है एंटी टोबैको डे, एटीडी मैंने लिख दिया, ये मनाते हैं 31 मई को, 31 मई को सालाना मनाते हैं। मदर्स डे के बारे में वो पूछ रहा है, एमडी लिख देता हूँ यहाँ पे। मदर्स डे मनाएंगे सर सालाना 2 मई को, 2 मई को। इसके साथ साथ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो मनाएंगे कब, तो सर ये मनाएंगे सालाना 24 जनवरी को, 24 जनवरी को। सारे सवाल ऐसे ही नहीं होंगे कि सब में डेज ही पूछूंगा सर, किताबें भी पूछूंगा, पर्सनैलिटी भी पूछूंगा, बड़ा छोटा मतलब कौन सी इमारत सबसे बड़ी है, कौन सी इमारत सबसे छोटी है, ऐसे 4-4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आज, ठीक। ये सभी आपको समझ आ गए। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से आपने मैनेज कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। एक साथ 4 चीजें याद हो गई, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। एक सवाल और जोड़ लेते हैं यहाँ पे। आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को ही मनाया जाता है क्या, वोटर्स डे। 25 जनवरी को ही मनाया जाता है क्या, तो सर वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। कौन सा वाला वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए पहली बार कब बनाया गया था, फर्स्ट टाइम नेशनल वोटर्स डे भारत में कब बनाया गया था, फर्स्ट टाइम नेशनल वोटर्स डे कब बनाया गया था। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, भारत का वो कौन सा राज्य है जो ऑनलाइन इलेक्शन कंडक्ट करवाने की तैयारी, मतलब ऑनलाइन इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए आप बोल सकते हैं डेमो कर रहा है, ठीक। ऑनलाइन इलेक्शन के लिए डेमो कर रहा है, वो भारत का कौन सा राज्य है, ऑनलाइन इलेक्शन डेमो कौन सा राज्य कर रहा है, इसको भी ट्राई कर लीजिए। उम्मीद करूंगा जितने सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं वो सभी आपको समझ आ गए होंगे। इंडियन आर्मी जी बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए जी बहुत बढ़िया। इस सवाल का जवाब देख लेना, नेशनल वोटर्स डे पहली बार कब बनाया गया, सवाल यहाँ पर ये है, मनाते कब है, 25 जनवरी को, ये हर कोई जानता है। पहली बार कब बनाया गया, इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये भाई साहब लग रहा है आज जान खा के रहेंगे इस प्रकार के सवाल। देखिए सर कितना जबरदस्त सवाल है, हम एक एक करके डांस को याद करेंगे, हम 4 डांस एक साथ याद कर लेंगे। बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा, कम समय में ज्यादा तैयारी करने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। सूची 1 सूची 2 क्या लिखा हुआ है सर इस बार, फोक डांस। सूची 1 सूची 2 क्या लिखा हुआ है सर इस बार लिखा हुआ है फोक डांस, और सामने लिखे हुए हैं राज्य। बताइए कि ये जो विदेशिया है, लजरी है, डंगरी है, तमाशा है, वो निम्नलिखित में से कौन से राज्य के साथ मेल खाता है। एक बार कमेंट करके बताइए कि सही है सवाल, बढ़िया है, जबरदस्त है। रेलवे ग्रुप डी को भी रख लिया, एनटीपीसी को भी रख लिया, सीजीएल को भी रख लिया, सीएचएसएल को भी रख लिया, बीआरपीसीएस को भी रख लिया सर, ठीक है। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए। फोक डांस, सेकंड सवाल फोक डांस से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं डांसों के, विदिशिया, लजरी, डंगरी और तमाशा। सामने ऑप्शन है झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, कौन सा राज्य किससे संबंधित है। चलिए जी सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बहुत बढ़िया, ये रिक्लूज नामक विद्यार्थी ने बहुत जल्दी जवाब दे दिया। सर अगर विदिशिया की बात करें तो ये झारखंड का फोक डांस है, ऐसे ही करके लिखना, अलग अलग करके लिख लेना आप लोग, ठीक है। ये जो विदिशिया डांस लिखा हुआ है ये झारखंड का ही फोक डांस है। ये जो लजरी लिखा हुआ है सर ये उत्तराखंड का ही फोक डांस है। ये जो डांगरी लिखा हुआ है सर ये हिमाचल प्रदेश का ही फोक डांस है। और ये जो तमाशा लिखा हुआ है सर ये महाराष्ट्र का ही फोक डांस है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक बार रिपीट कर लीजिए, विदिशिया झारखंड का फोक डांस है, लजरी जो है वो उत्तराखंड का फोक डांस है, डांगरी जो है वो हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है, और तमाशा जो है वो फोक डांस है महाराष्ट्र का। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, काला घोड़ा फेस्टिवल भारत में कहां पर मनाया जाता है।
काला घोड़ा फेस्टिवल भारत में कहाँ पर मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है? काला घोड़ा फेस्टिवल, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। इसके अलावा आप महाराष्ट्र को उठाएंगे तो और बहुत कुछ आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित। जैसे एक सिंपल बेसिक सवाल पे हम बात करें तो राजीव गांधी आईटी अवार्ड देना शुरू किए गए हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। राजीव गांधी आईटी अवार्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो अवार्ड शुरू किए गए हैं वो शुरू किए गए हैं सर किस सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र के संदर्भ में तो सर महाराष्ट्र के संदर्भ में 2-4 सवाल और बन जाते हैं। जैसे एक नेशनल पार्क की बात करें कि गूगामल नेशनल पार्क कहाँ मौजूद है? गूगामल नेशनल पार्क कहाँ पे मौजूद है? ठीक है। एक साइलेंस टॉवर भी मिलेगा आपको मेरे ख्याल से मुंबई में, एक साइलेंस टॉवर भी मिल जाएगा आपको मेरे ख्याल से मुंबई में। ठीक है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते होंगे जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली जो राजा था उस राजा ने अपनी बेटी की शादी किससे करी थी? सर ब्रिटेन के राजा से करी थी। ब्रिटेन के किससे करी थी सर? ब्रिटेन के राजा से करी थी। और ये पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को मुंबई दहेज में दिया था। किसमें दिया था सर? मुंबई दहेज में दिया था। और ये मुंबई इस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति वर्ष पर 10 पाउंड पर ईयर पे इसने लीज पे दे दिया। क्लियर? क्या ये पॉइंट याद रहेंगे? क्या ये सभी चीजें आपको याद रहेंगी? बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र सभी सवाल अच्छे हैं सर। एक बोर्ड पे आपको इससे ज्यादा सवाल लिखे हुए आ ही नहीं सकते नजर। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आईटी अवार्ड आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिल जाएगा। मुंबई के संदर्भ में जो पॉइंट बनते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा जो मुंबई था उसका पुराना नाम आपको बॉम्बे मिल जाएगा सर। ये सवाल भी पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, बॉम्बे से मुंबई कब किया गया? तो जी बॉम्बे से मुंबई किया गया 1995 में। ये सवाल सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया। क्लियर? इसके अलावा मुंबई में मौजूद है दलाल स्ट्रीट जिसे हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना की गई थी 1875 में। 130 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, शेयर मार्केट गिर गई है। 130 बिलियन डॉलर के आसपास का नुकसान हुआ है, शेयर मार्केट गिर रही है सर ड्यू टू ओमिक्रॉन। ठीक है, बहुत सारे और भी रीजन है मगर ओमिक्रॉन मेन रीजन है, ये चीज याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया एक और, बहुत जबरदस्त सवाल है सर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या है। प्लेसेस है इस बार सर, प्लेसेस है। वो बोल रहा है कि जगह यहाँ पर लिखी हुई है, ये स्थान है। आप जैसे कोलकाता पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे स्थान है, और ये मशहूर प्लेसेस है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह कहां पर मौजूद है? सवाल ये है। ऑप्शन देखते हैं, खड़कवासला, कोणार्क, कोल्हापुर और कोलकाता। और मैच किससे करना है सर? मैच करना है विक्टोरियल मेमोरियल से, अंबाबाई से, सन टेम्पल से और नेशनल डिफेंस अकेडमी से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? एक से काम नहीं चलेगा, 4 सवाल एक क्वेश्चन में, मतलब ये हमारा 12वां सवाल है अगर देखा जाए इस हिसाब से तो। चलिए जी, वेरी गुड इवनिंग दयाल रावत जी, सुशील कुमार योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है। इन सवालों को पढ़ने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपने अच्छी तरीके से जीके को पढ़ रखा होना चाहिए, तभी आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी ये तो बहुत बेसिकली दे देगा, सन टेम्पल कोणार्क हो रहा, बहुत बेसिकली टिक हो जाएगा, मगर बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चंस का क्या करेंगे? चलिए विक्टोरियल मेमोरियल भी टिक हो जाएगा, 2 टिक हो जाएंगे, फिर भी ये अंबाबाई और नेशनल डिफेंस अकेडमी ये अटका देंगे भाई, कहानी पूरी की पूरी। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? देखते हैं, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी सवाल का सही जवाब यहाँ पर दे पाएंगे। सर यहाँ पर ना ये 4 होना चाहिए, 4 3 2 1 4 होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेम हो जाएंगे तो मेरे को लगता है 4 3 2 1 होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, क्योंकि 4 3 1 2 तो दे रखा है ऑप्शन में, 2 1 नहीं है। चलिए मैच करके देख लेते हैं। ये जो खड़क वासला है क्या है? एंटी डिफेंस अकेडमी। आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र पुणे में आपको ये जगह मिल जाएगी। महाराष्ट्र पुणे में जो जगह मिलेगी वहां पर क्या मौजूद है? एंटी डिफेंस अकेडमी मौजूद है। तीनों सेनाओं की जो अकेडमी है दुनिया में मेरे ख्याल से पहली जो थी वो यही है। एक सवाल हो गया। सेकंड पे आते हैं सर, बी का क्या है? ये हो गया कोणार्क, तो 4 3 बी का क्या हो गया सर? कोणार्क हो गया। इसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल आपको कहां मिल जाएगा? इसके अलावा डी का क्या हो जाएगा सर? डी का 1 हो जाएगा,
कोलकाता को उठाकर यहाँ लगा देंगे और कोल्हापुर को उठा के कहाँ लगा देंगे, अंबाबाई में। अगर आप चाहेंगे इसके बारे में और ज्ञान की प्राप्ति करना तो मैं और भी आपको विस्तार से समझा सकता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें कोणार्क सन टेम्पल के संदर्भ में, तो सर किसके द्वारा बनवाया गया था, किंग नरसिम्ह देव प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के वो राजा थे, 1250 के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। ये जो कोणार्क सन टेम्पल है वो आपको उड़ीसा में नजर आएगा। इसे मेरे ख्याल से ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी आप जानते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा। इसके अलावा पुणे महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगी नेशनल डिफेंस अकेडमी। प्रॉपर स्थान का नाम क्या रहेगा, ये कड़क वासला रहेगा प्रॉपर स्थान का नाम। क्लियर। इसके अलावा अगर हम विक्टोरियल मेमोरियल की बात करें तो सर विक्टोरियल मेमोरियल का जो निर्माण है वो करवाया गया था 1906 से लेकर 1921 के आसपास। ये जो विक्टोरियल मेमोरियल है जो आपको कोलकाता में मिलेगा, इसका निर्माण करवाया गया था 1906 से लेकर 1921 के आसपास। इसके अलावा अगर हम बात करें कोल्हापुर अंबाबाई की, तो द श्री महालक्ष्मी टेम्पल ऑफ कोल्हापुर इन महाराष्ट्र। ये जो कोल्हापुर अंबाबाई की वो बात कर रहा है, ये क्या है सर, द श्री महालक्ष्मी टेम्पल ऑफ कोल्हापुर इन महाराष्ट्र, इसकी बात कर रहा है। क्लियर। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते हैं ना सर आपको सारे समझ आ गए होंगे। ठीक है, ब्लैक पकोड़ा आपको समझ आ गया। 4321 मैंने चेंज कर दिया था यहाँ पे ऑप्शन, लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं 4321। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ब्लैक पगोड़ा आपको बता दिया, सन कोणार्क टेम्पल नरसिम्ह प्रथम रहेंगे, नरसिम्ह देव प्रथम आपने बोल दिया। इसके अलावा 1250 मैंने बोल दिया किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो सर गंगा डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये महालक्ष्मी मंदिर हो गया सर, ये महालक्ष्मी जी का मंदिर हो गया। विक्टोरियल मेमोरियल की जो स्थापना है वो 1906 से लेकर 1921 के दौरान करवाई गई थी। ये आपको कोलकाता में मिल जाएगा। और ये खड़क वासला नेशनल डिफेंस अकेडमी, इसके ऊपर तो सर एक पूरी कहानी बन जाती है। ठीक है, एक युद्ध में भारत ने पार्टिसिपेट किया था, वो युद्ध वो कंट्री जीत गई। उस कंट्री जब जीती वो कंट्री, तो उस कंट्री ने भारत को कुछ पैसा दिया, मेरे ख्याल से $1000 या ऐसा कुछ एक रकम दी थी। उस रकम से जिस अकेडमी का निर्माण करवाया गया उसे हम किस नाम से जानते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी के नाम से। इस पे पूरी कहानी बनती है, इसको विस्तार से आपको फिर समझा दूंगा, मगर ये छोटा सा पॉइंट याद रखिए अभी। क्लियर, कि पैसा अपना नहीं था, हमने एक देश की सहायता करी थी। और ये बात कर रहा हूँ 1942 के आसपास की, 1942 के आसपास की। ठीक, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भारत ने भाग लिया था, अपने सैनिकों को भेजा, तो अंग्रेजों ने कितना पैसा दिया था इसके बदले में, हमें बताना जरा एक बार जल्दी से। जैसे भारत का भी तो नुकसान हुआ, भारत ने मदद भी दी, तो भारत को कितना पैसा दिया था अंग्रेजों ने इसके बदले में, एक बार इसका भी जवाब देना। ये सवाल समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ, अगला सवाल। वही 4 क्वेश्चन है सर, 4 ऑप्शन है, मैं 4 करके आपको 80 क्वेश्चन कराने के मकसद से आज आया हूँ। सर ये खड़कवासला आपको बता दो दिया, महाराष्ट्र पुणे में, मतलब महाराष्ट्र में पुणे एक जगह है, पुणे में एक जगह है खड़कवासला, ये वहां पर मौजूद है हमारी क्या, नेशनल डिफेंस अकेडमी, जो दुनिया की मेरे ख्याल से पहली ट्राई फोर्स अकेडमी भी थी। 1952-54 के आसपास इसकी इनॉग्रेशन की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर, 1948 के आसपास इसको बनवाना शुरू करवाया गया था। अगला सवाल, लॉर्ड क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला पॉइंट ये आ गया। जीवी मावलंकर was the first speaker of Bengal, is the first speaker of Lok Sabha. Dr. Zakir Hussain was the first Muslim president of Republic India. Rakesh Sharma was the first Indian cosmonaut. बताइए भाई, कॉस्मोट, कॉस्मोनॉट, दीजिए भाई जवाब फटाफट से। ऑल आर करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये लॉर्ड क्लाइव was the first governor of Bengal. जीवी मावलंकर was the first speaker of, इससे पता क्या होगा सर, जो वो कई बार हम देखते हैं ना कान में गर्म तेल डाला जाता है तो सारा सब कुछ बाहर आ जाता है, उससे ये फायदा होगा सर। ये सारे क्वेश्चन एक साथ आ गए लिखे हुए, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा फटाफट झट से। ऐसे अच्छे खासे क्वेश्चन हैं मेरे पास, आप मान के चलिए ऐसे अगर 100 क्वेश्चन पढ़ लिए ना तो 100 का मतलब 400 इंटू बाई 4 करना पड़ेगा, चारों नॉलेज चाहिए। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ऐसे ही पढ़ा था क्या, 1765 से लेकर 1772 ऐसा कुछ था क्या, 1765 से लेकर 1765 से लेकर 1772, इसे ही हम कहते हैं लूट के साथ साथ, किसके साथ सर, इसे हम कहते हैं सर लूट के 7 साल। इस 7 सालों में पूर्णतः मतलब एक सबसे समृद्ध प्रांत को सबसे गरीब प्रांत बनाकर छोड़ा अंग्रेजों ने, इतनी लूट खसूट हुई। इसी के चलते हुए एक कमेटी का निर्माण करवाया गया जिसे हम जानते हैं सर सीक्रेट कमेटी के नाम से।
जैसे हम जानते हैं सीक्रेट कमेटी के नाम से। ठीक है, जल्दी से बताइए इस समय। चलिए आगे वाले सवाल में बताना। सीक्रेट कमेटी ने रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि रखी, रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि रखी, और साथ साथ सर एक अंग्रेज व्यक्ति हुआ करता था, एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसे वापस बुलाया गया भारत। उसका नाम क्या था सर? उसका नाम था वैरेन हेस्टिंग। इस अंग्रेज अध्यक्ष को वापस बुलाया गया, इसका नाम था वैरेन हेस्टिंग। इस वैरेन हेस्टिंग ने सुझाव दिया था सर सुप्रीम कोर्ट का। इसने बोला सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर, मतलब सिविल मैटर्स तो ठीक है, शादी ब्याह वाले जो मामले हैं वो चले आ रहे हैं जिस प्रथा से, और किस प्रथा से सर? वो शरीयत लॉ। और शरीयत लॉ सर पुरानी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, औरंगजेब ने एक किताब लिखी थी शरीयत कानूनों के ऊपर, बनवाई थी, तो वही फॉलो कर रहा था पूरा का पूरा इंडिया, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, वही फॉलो कर रहे थे। क्लियर? तो वैरेन हेस्टिंग ने बोला वो तो चला लेंगे, मगर क्रिमिनल के लिए तो बनाइए लॉ। अब ये कहाँ का कानून है? जैसे हमारी मनुस्मृति कहती थी, मनुस्मृति ये कहती थी सर कि किसी व्यक्ति ने अगर चोरी करी है तो भाई साहब कटवा दो, आधा शरीर कटवा दो। तो इस प्रकार के लॉ से तो छुटकारा चाहिए ना, तो इस प्रकार से लॉ से छुटकारा के लिए इसने सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट का, और इसके सुझाव पर और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट भारत में 1773 अधिनियम के माध्यम से 1774 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पर की गई सर? कैलकाटा में स्थापना की गई। और कैलकाटा में आपको बैठे हुए नजर आएंगे कौन? एलिजे एलिजे इम्फी आपको सर बैठे हुए नजर आएंगे। कौन बैठा हुआ नजर आएगा? तो यहाँ पर आपको एलिजे इम्फी बैठे हुए नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद एलिजे इम्फी और वैरेन हेस्टिंग ने मिलकर जो किया वो एक अलग कहानी है कि एक व्यक्ति को फांसी पे चढ़वा दिया सर इन्होंने। ठीक है, घसीटी बेगम, 3 लोग मिलेंगे, ये पूरी कहानी पढ़ा रखी है मैंने जी। ठीक, तो मैं पूरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता विद इन 5 मिनट। जितना रैपिडली मैं रिवाइज करा सकता हूँ उतना रैपिडली रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बहुत पेशेंस के साथ शांतिपूर्वक तरीके से 1 घंटे में पढ़ाया है मैंने रेगुलेटिंग एक्ट एप्लीकेशन पे। ठीक, पहला पॉइंट ठीक निकला, ये ठीक निकला क्योंकि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वैरेन हेस्टिंग थे, मगर पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। क्लियर हो गया? जीवी मावलंकर पहले स्पीकर थे भारत के, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969 तक जो इस देश में राष्ट्रपति रहे वो एक अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपने कार्यकाल के दौरान ही वो मर गए थे। ये वाला पॉइंट भी ठीक है। और सर राकेश शर्मा साहब के बारे में कौन नहीं जानता? जब इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा कि ऊपर से कैसा दिखता है भारत, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और वो सच्चाई है भाई साहब, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। उम्मीद करूंगा एक सवाल में बहुत सारी चीजों को आपने समझ लिया होगा। सर ये क्लास रोज इसी टाइम होती है। ठीक, लॉर्ड नॉर्थ, प्रधानमंत्री कौन मिलेगा सर उस समय? प्रधानमंत्री मिलेंगे लॉर्ड नॉर्थ, जिन्होंने भारत भेजा था रेगुलेटिंग एक्ट को। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सवाल दोबारा आ गए सर, ये भाई साहब जान नहीं छोड़ेंगे, 4 4 करके 20वां सवाल आ गया इस प्रकार से। चारों पता होने चाहिए, दिक्कत ये है। अब पढ़ते हैं सवाल क्या भाई। लार्जेस्ट लेक, द लार्जेस्ट लेक, द लार्जेस्ट डेल्टा, द लार्जेस्ट और द हाईएस्ट, बस इतना लिखकर छोड़ दिया। आप जवाब दीजिए, ऑप्शन मिलाते हैं सामने। जम्मू एंड कश्मीर, सुंदरबन कोलकाता, बिरला प्लेनेटोरियम या प्लेनेटोरियम कोलकाता, लेह लद्दाख एयरपोर्ट। अब जवाब दीजिए। लार्जेस्ट लेक कहां पर मौजूद है? लार्जेस्ट डेल्टा कहां पे मौजूद है? लार्जेस्ट इनमें से क्या है और हाईएस्ट इनमें से क्या है? सर हाईएस्ट तो मेरे ख्याल से एयरपोर्ट पे लगा सकते हैं आप, कि हाईएस्ट तो एयरपोर्ट पे लगा देंगे। नंद कुमार, बहुत बढ़िया, नंद कुमार को फांसी पे चढ़वा दिया था भाई साहब अपनी मिली जुली भगत के चक्कर में, वैरेन हेस्टिंग ने और एलिजे इम्फी ने, क्योंकि थोड़ी शक्ति दे दी गई एलिजे इम्फी के हाथ में, थोड़ी शक्ति बंगाल के गवर्नर लेकर बैठे, गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग। दोनों ने आपसी साठगांठ कर ली कि भाई साहब लूट खसूट चलने दीजिए, जो भी है। जो व्यक्ति आवाज उठा रहे थे उसमें एक व्यक्ति था नंद कुमार नाम का, और कानून वानून भाई सब बना के पास करा के उसको फांसी भी चढ़ा दिया। इसकी इसी चक्कर में चलाया गया था वैरेन हेस्टिंग पर महाभियोग। ये कोई नहीं बता पाएगा आपको। ठीक है, तो यूपीएससी लिख कर पढ़ा रहे हैं ना भाई साहब, उनको एक जन्म लगेगा ये बताने में फांसी पे क्यों चढ़ा दिया गया। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए, जोक सपाट, मजाक अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। कराते हैं मैथ सर। लार्जेस्ट लेक आपको जम्मू और कश्मीर में मिल जाएगी, मेरे ख्याल से बदल नहीं गई क्या? कौन सी लेक है भाई वो बताइए जरा एक बार, भारत की सबसे बड़ी। लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन ही है, यानी इससे तो काम बन गया। लार्जेस्ट
बिरला प्लेनेटोरियम लार्जेस्ट ही है, बहुत बढ़िया। और हाईएस्ट क्या बोल रहा है वो? हाईएस्ट बोल रहा है लेह लद्दाख एयरपोर्ट। एज इट इज मैच हो रहे हैं। बेसिक सवाल है, बेसिक लीजिए, इसके बारे में थोड़ी सी और ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, लेते रहा करो मेरी मानो तो। हाथ से नोट्स बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। HCF, ये HCF कब मिलेंगे? एलिजे एमपी के साथ मिलेंगे HCF। ये जो 3 अन्य जज थे उनको मैंने HCF से डिनोट किया। सवाल का सही जवाब है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बहुत सारे हैं इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी देखने की कोशिश करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पंचतंत्र जो थी वो लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा। बुद्धा चरित्रम वॉज रिटन बाय अश्वघोष। प्रेम वाटिका वॉज रिटन बाय रस्क खान रशकन। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटल्या। बताइए भाई, पंचतंत्र जो है उसकी रचना की गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। बौद्ध चरित्रम अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। प्रेम वाटिका लिखी गई है रस खान के द्वारा। और अर्थशास्त्र लिखी गई है किसके द्वारा? कौटल्या के द्वारा। वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सर यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, क्वेश्चन आपके लेवल के लिए ही लाया हूँ, बिल्कुल आपके लेवल के लाया हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा ज्यादा लिख कर ले आया हूँ ताकि सब कुछ रिवाइज हो जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन के ऑप्शन बना रखे हैं मैंने, सिंपल सिंपल ऑप्शन है, आपको बस रिवीजन करनी है फटाफट। चलिए जी, तो क्लास को भाई लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना, घंटी बजा देना, आशीर्वाद मिलेगा नहीं ऐसे तो। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचतंत्र बिल्कुल विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। बौद्ध चरित्रम जो है वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज में है भाई? लैंग्वेज ही बता दीजिए फिर, सारे सवालों को रिवाइज करना जरूरी है तो। प्रेम वाटिका रस्क खान के द्वारा लिखी गई थी। और अर्थशास्त्र आपको कौटल्या के द्वारा ही लिखी हुई नजर आएगी। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। हमें चारों रिवाइज हो गई। अब हमें अगर नहीं आता था कल तक कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, हमें आ गया, ठीक है। पंचतंत्र, और ये जो विष्णु शर्मा था वो किसके दरबार में नवरत्न था भाई? ये नवरत्न था ना? किसके दरबार में नवरत्न था ये फटाफट बताइए। किसके दरबार में था ये नवरत्न? इसका जवाब दीजिए फटाफट से। प्रेम वाटिका लिखी गई है रस्क खान के द्वारा। अर्थशास्त्र तो सभी जानते हैं कौटल्या के द्वारा लिखी गई है। तो फटाफट हमारा काम रिवाइज हो गया, 4 क्वेश्चन भी रिवाइज हो गए हमारे। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। एक लैंग्वेज बता दीजिए कि ये बुद्ध चरित्रम किस भाषा में लिखी गई है, और विष्णु शर्मा किसके कार्यकाल में थे नवरत्न, ये बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। वही मैच करना है, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कहां पर है? दचिगम नेशनल पार्क, दचिगम सेंचुरी जो है वो कहां पर है? घाना बर्ड सेंचुरी जो है कहां पर है? और ये पारियार जो है वो कहां पर मौजूद है? सवाल ये है। ऑप्शन है मैसूर कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, भरतपुर राजस्थान, इडुक्की केरल। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे बहुत बढ़िया नवरत्न मिलेंगे, उसके समय पे भी कालिदास भी मिलेंगे भाई साहब, वहीं मिलेंगे, ठीक है। ये वाली कहानी सुनी होगी आपने शायद, कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति थे। पुरानी बात करें अगर, जब स्टार्टिंग की उनकी बात करें तो कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति थे, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। सर मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि ऐसी बात कह पाऊँ। तो एक रानी थी, वो रानी ना भाई साहब स्वयंवर होता था रानी का बार बार। तो जो भी लोग आते थे स्वयंवर में तो उनसे सवाल पूछती थी कि इनका जवाब दीजिए, इनका जवाब दीजिए, और कोई भी जवाब दे नहीं पाता था। और जब जवाब नहीं दे पाता था तो रानी बहुत बेइज्जती उतारती थी उन लोगों की कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे से शादी करने की, अपने आप को देखा है ये वो। तो बड़ी तबीयत से इज्जत उतारती थी। तो ऐसे ही एक दिन अपनी इज्जत उतरवा के कई सारे युवा पुरुष अपनी इज्जत उतरवा के भाई साहब जा रहे थे परेशान बेहाल। तो जाते हुए उन्होंने देखा कि एक बहुत तगड़े विद्वान व्यक्ति जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काट रहे थे। अब ऐसे बैठे हैं व्यक्ति साहब, पेड़ ऐसे है और यहाँ से उसको काट रहे थे, ठीक है। अब उस व्यक्ति को देखकर उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस व्यक्ति की शादी उस कन्या से करवा दी जाए जो बहुत ही ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा खुद को विद्वान मानती है। उसको उतारा, बड़ी इज्जत दी, मतलब उसको डाली से उतारा, बड़ी इज्जत दी, बड़ा समझाया बहलाया और फुसला के उसे बोला कि भाई तुम्हारा विवाह करवा देंगे, तुम्हारी शादी करवा देंगे और एक बेहतरीन राजकुमारी से तुम्हारा विवाह करवा देंगे। कालिदास साहब भी खुश। कालिदास साहब ने बोला भाई साहब क्या जीवन में, ठीक है शादी भी हो जाएगी इसी बहाने। उसको ये भी बता दिया कि क्या सवाल पूछेगी, वो वही सवाल पूछती थी हर बार। अब गया, उसे ले गए, बिल्कुल जबरदस्त सवाल पूछे कालिदास जी, बिल्कुल फट जवाब जवाब हाजिर कि जवाब पूछते ही जवाब, सवाल पूछते ही जवाब। अब ऐसे करते करते भाई शादी हो गई। अब भाई मूर्खता कब तक नहीं छुपेगी। अब एक दिन, 2 दिन, कुछ दिनों बाद पता चला कि भाई ये व्यक्ति तो मूर्ख आदमी है, तो भगा दिया उन्होंने।
उसके बाद वो जाएंगे मतलब ऐसे थके हारे घूमेंगे भाई साहब, भ्रमण करेंगे, तो एक जगह पर बाढ़ आ रखी होती है और वहां काली माता का मंदिर होता है, ऐसा इतिहासकार किताबों में कहते हैं। वहां पर मंदिर होता है, उस मंदिर में ये था कि भाई दिया जलना ही जलना है, तो पुजारी डर के मारे दिया जलाने जा नहीं रहा, क्योंकि बाढ़ आ रखी थी, पता था भाई कालिदास मूर्ख आदमी भेज देंगे उन्हें। वो जाएंगे, दिया विया जलाएंगे, वहां पे पूजा वूजा करेंगे, मंदिर साफ करेंगे, और कहते हैं ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देगा, और उसके बाद से कहलाएंगे कालिदास महान। कहते हैं शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर से भी बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। क्लियर? तो ये चीज याद रखना, कई बार कहानियां लंबे समय तक चीजों को याद करने में हमें आसानी देती हैं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर मौजूद है सर? बांदीपुर नेशनल पार्क मौजूद है मैसूर में। कहां पर मौजूद है? बांदीपुर नेशनल पार्क मौजूद है सर मैसूर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 1974 में। 1974 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। दचिगम नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो सर दचिगम नेशनल पार्क मौजूद है जम्मू और कश्मीर में। कहां पे मौजूद है सर? JNK में मौजूद है। JNK में मौजूद है। 22 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है सर श्रीनगर से। कहां बना हुआ है? तो 22 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है ये श्रीनगर से। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की हम बात करें, दचिगम नेशनल पार्क के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 141 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है इसका एरिया। 141 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है इसका एरिया। इसके बाद अगर हम बात करें भाई घाना बर्ड सेंचुरी की, जो आपके सामने तीसरा लिखा हुआ है, तो ये जो घाना बर्ड सेंचुरी है ये मौजूद है भरतपुर में। इसके अलावा वो केरादेव नेशनल पार्क और केरादेव घाना नेशनल पार्क के नाम से भी आप फॉर्मली इसे जानते हैं। ठीक है, फॉर्मली इसे जाना जाता था भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन भरतपुर के नाम से। क्लियर? तो थर्ड वाला क्या हो गया? थर्ड वाला सर भरतपुर मिल जाएगा, अलवर के आसपास ये जगह आपको मिल जाएगी। और लास्ट क्या है? ये पेरियार इदुक्की पेरियार नेशनल पार्क कहां पर मौजूद है सर? पेरियार नेशनल पार्क मौजूद है अपना इदुक्की केरल में। क्लियर? उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते हैं, जितने पॉइंट्स बनते हैं, वो आपको सभी समझ आ गए होंगे। अच्छे से मैंने समझा दिए, जो इसमें 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बनते थे वो भी आपको समझा दिए। ठीक, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित स्टेटमेंटों पे भाई ध्यान दीजिए, कथनों पे ध्यान दीजिए। नागा अर्जुन सागर डैम जो है, नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो कृष्णा नदी पर बना है। सवाल ये है। कगरपारा प्रोजेक्ट जो है वो तापी नदी पर है। बनसागर प्रोजेक्ट जो है वो सर सोन नदी पर है। और दूलहस्ती प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब नदी पर है। अब सवाल ये है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्यान से पढ़िए, कोई जल्दबाजी मत करिए। NR दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में। चलिए जी। सर मेरे को अपनी ही क्लास का पता है सर, मैं बाकी बता नहीं पाऊंगा, बाकी आपको जो बेहतर लगे आप उनसे पढ़कर देख लीजिए। चलिए, आठवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इससे क्या फायदा होगा। मान लीजिए एग्जाम में सवाल ये आ गया कि नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर मौजूद है। ठीक, तो 4 ऑप्शन मान लीजिए ये आपको दे दिए। अब आपने ये वाला पढ़ लिया कि भाई इस पे तो काम चल गया। अब ककरपारा प्रोजेक्ट किस नदी पर है, एक साथ पढ़ लिया किस पर है। बन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर है, आपने ये पढ़ लिया, ये भी काम हो गया। साथ साथ दूलहस्ती प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर है, आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी काम हो गया। क्लियर? ये सभी ठीक है सर, ऑल ऑफ द अबव सभी ठीक है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर मौजूद है। ककरपारा प्रोजेक्ट तापी नदी पर मौजूद है। बन सागर प्रोजेक्ट मौजूद है सोन नदी पर। और सर दूलहस्ती प्रोजेक्ट मौजूद है चेनाब नदी पर। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छा तरीका है चीजों को रिवाइज करने का। एक पीडीएफ, मतलब इसकी 5 पीडीएफ है वैसे तो मेरे पास, 2 बनी हुई है जिसमें से एक आपके सामने है। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, 8 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, मतलब 24वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आ गया सर, टेम्पल से संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं पेपर में पूछा ही जाता है कि कौन सा मंदिर कहां पर मौजूद है, तो वैसे ही सवाल आ गए। ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ मौजूद है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ मौजूद है सर? नटराज मंदिर कहाँ मौजूद है? और गोल्डन टेम्पल कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, दिलवाड़ा माउंट आबू, नटराज टेम्पल चेन्नई और गोल्डन टेम्पल अमृतसर। चलिए जवाब दीजिए। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है, मगर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, जबरदस्त तरीके से कोशिश कीजिए जवाब देने की। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? राजा राजेश्वरम टेम्पल के नाम से भी जाना जाएगा ये बृहदेश्वर मंदिर को, याद रखना।
कहाँ पड़ेगा सर? ये तमिलनाडु में पड़ेगा। किस भगवान का मंदिर है? हिंदू भगवान का मंदिर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 4 बातें एक्स्ट्रा समझा दूं। जैसे इस पे तो 4 चीज लिखी है वो अलग है, इसके अलावा भी 4 चीज आपको एक्स्ट्रा बता दूं। मैंने बोला इस मंदिर को और किस नाम से हम जानते हैं, तो राजा राजेश्वरम मंदिर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। किन भगवान का मंदिर है? तो सर लॉर्ड शिव, शिव भगवान का मंदिर है ये। सर कहाँ मौजूद है? तंजौर, थानेजोर, तंजौर में ये मौजूद है। ये कहाँ पर मौजूद है सर? ये मौजूद है अपना तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बैठे हुए हैं एम के स्टेलिन। तमिलनाडु में कौन बैठा हुआ है? तो सर तमिलनाडु में बैठे हुए हैं एम के स्टेलिन। एक तो ये हो गया। मान लीजिए डायरेक्ट सवाल यही आ गया कि बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस आराध्य या किस भगवान का मंदिर है, तो आप जवाब देंगे लॉर्ड शिव की, शिव का ये मंदिर है। कहाँ पर मौजूद है? तो तांजोर या तानेजोर में ये मौजूद है। तानेजोर कहाँ पर है? तो सर तमिलनाडु में मौजूद है। सेकंड आते हैं दिलवाड़ा टेम्पल। आप सभी लोग जानते हैं जैन धर्म का ये टेम्पल आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मौजूद है? माउंट आबू में। चलिए जल्दी से बताइए, ये जो माउंट आबू है सर किस पर्वत की चोटी है? ये किस माउंटेन की पीक है सर? ये मतलब किस माउंटेन की पीक है, किस पर्वत की चोटी है ये? क्लियर। नटराज मंदिर कहाँ पे मौजूद है सर? चेन्नई में मौजूद है। गोल्डन टेम्पल कहाँ मौजूद है सर? स्वर्ण मंदिर की बात कर रहा है, अमृतसर। आप सभी लोग जानते हैं, ठीक। ऑल आर राइट, बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी सर बहुत कुछ है जानने के लिए। जैसे माउंट आबू जो है वो द जैन दिलवारा टेम्पल, मतलब जैनीज का मंदिर है। ये कहाँ पर मौजूद है सर? राजस्थान में मौजूद है ये। किसके द्वारा बनवाया गया था? दिस टेम्पल बुल्ट बाय चालुक्य बिटवीन 11th to 13th सेंचुरी। किसके द्वारा बनवाया गया था? अगर हम बात करें सर दिलवारा टेम्पल की, तो इसे बनवाया गया था चालुक्य के द्वारा। चालुक्य के द्वारा कब बनवाया गया था? 11th से लेकर 13th सेंचुरी के बीच इसे बनवाया गया था, ठीक है। चालुक्यास के द्वारा इसे बनवाया गया था। कब से लेकर कब तक बनवाया गया? चालुक्यास के द्वारा इसे बनवाया गया था 11 से लेकर 13वीं सदी में इसे बनवाया गया था। कहां पर मौजूद है? तो आप सभी लोग जानते हैं सर, ये मौजूद है अपना राजस्थान माउंट आबू में, ठीक है। बहुत जबरदस्त इसमें आपको पत्थर वत्थर मिलेंगे लगे हुए, जबरदस्त मंदिर है। इसके अलावा अगर हम बात करें नटराज टेम्पल की, तो सर चेन्नई में मौजूद है नटराज टेम्पल चिदम्बरम, और चिदम्बरम टेम्पल के नाम से भी इसे जाना जाता है। हिंदू भगवान शिव का ये मंदिर है, ठीक है। ये नटराज टेम्पल जो है सर हिंदू भगवान शिव का ये टेम्पल है, शिव भगवान का टेम्पल है। सर जैन भगवान का टेम्पल है, ये याद रखना। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो भी जैन भगवान का टेम्पल है। सर गोल्डन टेम्पल की बात करें तो सिख समुदाय से जुड़ा हुआ एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। क्लियर। ये सभी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी सर, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाएंगी एग्जाम में, बहुत सारे चांसेस रहेंगे। जैसे गोल्डन टेम्पल की हम बात करें, द हमरिंदर साहिब ऑल्सो नोन एज दरबार साहिब, ठीक है जी, इसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, सिख गुरुद्वारा है। इट वॉज बुल्ड बाय 5th गुरु, गुरु अर्जन इन 16th सेंचुरी। किसके द्वारा बनवाया गया सर? गुरु अर्जन देव के द्वारा बनवाया गया 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में। किसके द्वारा बनवाया गया सर? 5th जो गुरु थे सर सिखों के, 5th जो गुरु थे सर गुरु अर्जन देव साहब के द्वारा इसे बनवाया गया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आने के चांसेस रहेंगे, ध्यान रखना भाई। गुरु अर्जन देव साहब के द्वारा इसे बनवाया गया, जो 5वें गुरु थे। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते होंगे, जितने सवाल बनते होंगे, आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे जी। अरावली पर्वतमाला पे आपको नजर आएगा माउंट आबू। अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर के आसपास आपको नजर आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वही 4 सवाल सर आ गए आपके पास, दोबारा 3 है इस बार। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई। कांडला in Gujarat is a tidal port. The largest natural port is विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। गुजरात में कांडला एक जवारीय बंदरगाह है, जवारीय मतलब टाइडल इफेक्ट वाला बोल रहे हो। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम में है। स्टेटमेंट तीनों ठीक है या कौन सी ठीक है, सवाल यहाँ पर यह है। ज्ञान आपको तीनों के बारे में होना चाहिए। हाँ जी सर, न्यूज में है, बिल्कुल मैंने देखा है। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है सर, 10th क्वेश्चन। अगर 4 के हिसाब से देखोगे तो सर 40वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर चाहते हो इसी प्रोसेस को फॉलो करें सर, कल भी एक फाइल कल भी आगे की कर लें इसकी, तो क्लास को लाइक कीजिए फटाफट से भाई, शेयर वेयर कीजिए क्लास को जल्दी से। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? क्या सारी स्टेटमेंट ठीक है? ये सारी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब तो उम्मीद करूंगा आदत हो गई होगी आपको कि क्या है,
मगर भाई याद कर लेना इन्हें, प्लीज याद कर लीजिएगा इन चीजों को। ये नहीं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 1 2 3 तो 1 2 3, सिंगल सिंगल पे आएंगे क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, ऐसे पूछेगा। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कांडला कहाँ पे मौजूद है, टाइडल पोर्ट कौन सा है, ऐसे सवाल पूछेगा सिंगल सिंगल में आपसे। मैं एक ही में 4 सवाल करवा रहा हूँ, आपको याद रखने पड़ेंगे। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। चलिए 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। पिचावरम, कृष्णा, एस्ट्यूरी, रत्नागिरी और भीतरकनिका, मतलब स्थान बोल रहा है और कहां पर मौजूद है ये पूछ रहा है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए भाई, पिचावरम, कृष्णा, एस्ट्यूरी, कृष्णा नदी का मुहाना वो ये बोल रहा है, रत्नागिरी और भीतरकनिका स्थान आपके सामने है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हर राज्य की अपनी विभिन्नता है, हर राज्य का अपना एक मुख्यमंत्री मिलेगा, सब बढ़िया तरीके से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए क्या कहां पर मौजूद है सवाल सर, यहाँ पर ये है फटाफट। अगर मैं आपकी जगह होता तो सर पहले भीतरकनिका को उठाता मैं, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क को उठाता, वहां से काम चल जाता। कैसे उठाता, डी को सर यहाँ लगाता चौथे पे, पहले ऐसे लगाता, ठीक है। उसके बाद सोच रहा, उसके बाद अगर मेरा नहीं दिमाग चलता तो फिर मैं रत्नागिरी को उठाता, रत्नागिरी लगाता सर महाराष्ट्र में, ठीक है। 4 3 तो बन गए। अब 4 3 का एक ही ऑप्शन है, तो 2 एक और बना दीजिए, खत्म कीजिए कहानी, ठीक। फटाफट से चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। 4 3 तो बन गए सर, अब 2 और 1 अगर यहाँ लगा देंगे तो काम चल जाएगा। कृष्णा एस्ट्यूरी मतलब कृष्णा नदी का मुहाने की वो बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। और ये पिच्चावरम जो है वो कहाँ पड़ जाएगा, तमिलनाडु में। एक एक स्थान के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पर आपसे, ठीक। कौन सा, 4 3 2 1, ठीक है। भीतरकनिका आपको उड़ीसा में मिल गया, रत्नागिरी आपको महाराष्ट्र में मिल गया, कृष्णा एस्ट्यूरी आपको आंध्र प्रदेश में मिल गई, और ये पिच्चावरम आपको मिल गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मेरे ख्याल से वो त्रावणकोर वाला इंसिडेंट मैंने आपको बताया ही था। त्रावणकोर ना यहाँ की तरफ, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा मैप ऐसे पड़ेगा ना, तो सर यहाँ की तरफ का जो क्षेत्र पड़ता था ना, उसे हम त्रावणकोर के रूप में जानते थे। किस रूप में जानते थे, त्रावणकोर के रूप में उसे हम जानते थे सर। ये भारत का पहला प्रांत था, ठीक है, जिसने अपने आप को खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसने मेरे ख्याल से घोषित किया था 14 अगस्त 1947 को खुद को स्वतंत्र घोषित। इसने बोला ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे ना ही भारत में मिलेंगे, और यही तो अंग्रेजों ने कहा था कि ना ही पाकिस्तान में मिलिए ना ही भारत में मिलिए, आपकी मर्जी है, रहिए आजाद। और इसको आजाद करवाने के पीछे या इसको आजाद रखने के पीछे अंग्रेजों की अपनी मंशा थी। यहाँ थोरियम मिलता था बड़ी मात्रा में। अब अंग्रेज ये जानते थे भाई वर्ल्ड वॉर 2 अभी हुआ है, आवश्यकता पड़ेगी उस मटेरियल की, और कई सारा और यहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा जिसकी आवश्यकता अंग्रेजों को पड़ने वाली थी। अंग्रेजों ने भड़काया, यहाँ जो बैठा हुआ था वो यहाँ जो संभाल रहा था उसको, उसने बोला जी हम तो खुद को आजाद ही मानेंगे। अब ये तो भला मानिए या फिर ऐसा मानिए कि भाई नियति थी, इसे आप डेस्टिनी मान लीजिए, कि एक दिन निकल के घूम रहा था घोड़े पर वो, ठीक है, जो यहाँ का शाह वहां मिलेगा, वो एक दिन निकल कर रोड पर घूम रहा था, घोड़े पर घूम रहा था। इसके अपने ही एक सिपाही ने सिविल ड्रेस में, घर के कपड़ों में इसका कत्ल कर दिया, और इसका कत्ल करने के बाद इसको मिला लिया गया किसमें, भारत के अंदर। ये भी एक कहानी है, ठीक, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद वाले दिन में सुनाई थी आपको, ठीक। इसके अलावा वो जोधपुर वाली कहानी भी है, उसको भी आपको सुनाऊंगा। पहले इस सवाल का जवाब आपको दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कपिल वस्तु रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्धा, केदारनाथ टेम्पल लॉर्ड केदार, खजुराहो फेमस फॉर इट्स टेम्पल एंड एरोटिक स्कल्पचर। देखिए कपिल वस्तु जो है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है, ऐसा ये कह रहे हैं। केदारनाथ केदार मंदिर, केदारनाथ भगवान केदार का मंदिर है। खजुराहो अपने मंदिर और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। सवाल यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज ठीक है। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 12th नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जल्दी से देता हूं इसका जवाब। ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, कपिल वस्तु रिलेट करती है गौतम बुद्ध से, इसके अलावा केदारनाथ लॉर्ड केदार से, और खजुराहो जो है वो फेमस, वो अपने स्कल्पचर के लिए, एरोटिक स्कल्पचर के लिए फेमस है। ध्यान रखना तीनों ही पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से, अगला सवाल।
Which among the following dancers is an exponent of उड़ीसी डांस स्टाइल? वो बोल रहा है निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो उड़ीसी डांस स्टाइल के लिए, जो उड़ीसी डांस है उसके लिए प्रसिद्ध है। हिंदी में लिखा नहीं हुआ, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जो उड़ीसी डांस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सोनल मानसिंह, संजुक्ता पनिग्रही, यामिनी कृष्णामूर्ति और माधवी मुदगल। चलिए जी जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो फेमस है? जी चंदेल, कंडारिया, महादेव टेम्पल एंड ऑल। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। द फेमस एक्सपोनेंट ऑफ उड़ीसी डांस स्टाइल किससे रिलेटेड है? सवाल यहाँ पर ये है। ये जो ऑल ऑफ अबव वाले हैं ना भैया, दिक्कत हो जाएगी ऐसे। ठीक, हर सवाल का जवाब ऑल ऑफ अबव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। सवाल का सही जवाब है सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 संजुक्ता पनगिरी और ऑप्शन नंबर 4 माधवी मुदगल। इन तीनों का संबंध किससे है? इन तीनों का संबंध है सर उड़ीसी डांस फॉर्म से। मतलब ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब। ध्यान रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूरे चांसेस है कि सवाल पूछ लिया जाएगा। ऑल ऑफ द अबव नहीं है इस सवाल का सही जवाब। अगर रैपिड फायर पे खेलोगे कि अगला सवाल यही ठीक होगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। मैच द फॉलोइंग। बर्ड सेंचुरी स्टेट लिखे हुए हैं, मैच कीजिए। कोलोराडो, ये बर्ड सेंचुरी कहां पर है? पॉइंट कैलिमर, रतन महल, घाट प्रभा और अष्टामुड़ी। 5 ऑप्शन है सर। राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका और केरल। चलिए मैच, चलिए 5 ऑप्शन है इसमें इस बार। एक तो अभी पढ़ाया है आपको, इनमें से 5 में से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए मैच करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैच करते हैं कोलियाडो को। कोलियाडो कहाँ मैच करेगा सर? राजस्थान में कर जाएगा क्या? जी बिल्कुल राजस्थान में कर जाएगा। पॉइंट कैलिमर, पॉइंट कैलिमर को सर एक नाम से और जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? कैप कैलिमर के नाम से इसे जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? इसे जानेंगे कैप कैलिमर के नाम से। पॉइंट कैलिमर को कैप कैलिमर के नाम से जानेंगे। कहाँ मिलेगा सर? ये आपको मिल जाएगा अपना केरल में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मेरे ख्याल से ऐसे मैच नहीं करेगा। जिस हिसाब से आप मैच करवाने की सोच रहे हो ना, मेरे ख्याल से वैसे तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि पॉइंट कैलिमर कहाँ मिल जाएगा सर? पॉइंट कैलिमर मिलेगा आपको केरल में। ठीक, पॉइंट कैलिमर कहाँ मिलेगा? तो पॉइंट कैलिमर आपको मिल जाएगा केरल में। ये 1 पे 1 मिल रहा था मगर 5 पे 2 मिल रहा है। इसके बाद हम आते हैं रतन महल पे। रतन महल आपको कहाँ मिल जाएगा सर? रतन महल आपको मिल जाएगा गुजरात में। एज इट इज मैच कर जाएगा। पॉइंट कैलिमर यहाँ मैच करेगा, कोलियाडो सर यहाँ मैच कर गया। अब बच गया घाट प्रभा और अष्टामुड़ी। चलिए, घाट प्रभा आपको कहाँ मिल जाएगा सर? घाट प्रभा आपको मिल जाएगा ये कर्नाटका में। और अगर हम बात करें सर अष्टामुड़ी की, तो अष्टामुड़ी आपको कहाँ मिल जाएगा सर? अष्टामुड़ी भी आपको केरल में मिल जाएगा। चलिए, तो पॉइंट कैलिमर को आप अपना अभी यहाँ रखिए। तमिलनाडु में 1 2 3 4 5 के हिसाब से जाइए, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाएगा ना तो लास्ट वाला क्वेश्चन पड़ता है, इसलिए दोनों राज्यों में मान लेते हैं। मगर यहाँ पर आप इस सवाल का सही जवाब क्या मान सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 ए मान सकते हैं। क्लियर? इसको और विस्तार में समझ लेंगे, मगर इस सवाल का सही जवाब अभी क्या मानिए? 1 2 3 4 5 मानिए। अष्टामुड़ी आपको केरल में मिल जाएगा, घाट प्रभा आपको कर्नाटका में, रतन महल आपको गुजरात में मिल जाएगा, पॉइंट कैलिमर जिसे कैप कैलिमर के नाम से भी जाना जाता है ये तमिलनाडु में, और कोलोराडो आपको कहाँ मिल जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान भरतपुर में आपको मिल जाएगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1861 में हुई दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सबसे पुरानी है। कालका शिमला रेलवे तीनों ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी तय करती है। नीलगिरी पर्वत सबसे कम दूरी तय करता है। चलिए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे started in 1881 is the oldest. Kalka Shimla railway covers the longest distance among the 3 train और नीलगिरी माउंटेन covers the shortest distance। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए।
15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 15 क्वेश्चन। फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब। पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, या फिर ओनली फोर? इस क्वेश्चन को होमवर्क में रखिए, एक क्वेश्चन अपने लिए भी तो होना चाहिए ना, इस पे आप काम करना। एक क्वेश्चन को होमवर्क पे रखिए, आंसर छुपा लेता हूँ भाई तुम्हारे सामने से, वरना आंसर देखकर अभी लगा दोगे फटाफट। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में रखिए, अगला क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ मैच कीजिए। तेजस, अर्जुन, धनुष और अस्त्र आपने देख लिया भाई कि हमारे डिफेंस मिसाइल्स के नेम है। तेजस एयर टू एयर मिसाइल, अर्जुन शिप बेस्ड मिसाइल, धनुष जो है वो मैन बैटल टैंक है, और अस्त्र जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल खाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से ट्राई कीजिए जल्दी से। चलिए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे दिया है, एक आधा सवाल होमवर्क के रूप में होना भी चाहिए ना भाई। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तेजस, अर्जुन, धनुष और अस्त्रा, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इनसे बहुत सारे काम आपको मिलेंगे। जैसे हम तेजस की बात करें तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, किसके द्वारा तैयार किया गया है? HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है, 4th प्लस जनरेशन है ये। ठीक है, मल्टी रोल लाइट फाइटर डेवलप्ड बाय इंडिया। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तेजस आप देख ही लिया, तेजस आपने देख लिया कि यहाँ मैच कर गया तेजस, या फर्स्ट इसको कर लीजिए। सवाल का सही जवाब है ए, बी, सी या फिर डी। बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब है 4-2-3-1। एक बार मैच करके देख लेते हैं पहले जल्दी से। तेजस मैंने क्या बोला? तेजस मैंने बोला कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो इसको यहाँ मैच कर दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ मैच कर दीजिए, तो फर्स्ट का फोर्थ हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड क्या है? सेकंड है अर्जुन। अर्जुन क्या है सर? अर्जुन ये बैटल टैंक है। अर्जुन को मैच कर दीजिए 3 के साथ, ये मैच हो गया सी के साथ, 3 के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें धनुष की, धनुष क्या है? थर्ड पॉइंट आ गया, तो ये है शिप बेस्ड मिसाइल। ठीक है, ये क्या है? ये है अपना शिप बेस्ड मिसाइल। उसके बाद अगर हम मैच करें अस्त्रा को, तो अस्त्रा क्या बच गया? अस्त्र बच गया सर अपना ये फर्स्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया अपना, ऐसे मैच कर लेते हैं, ये हो गया अपना 4th पे मैच, ये अपना 3 पे मैच हो गया, ये अपना 1 पे मैच हो गया, और सर ये अपना मैच हो गया किस पे? ये अपना 2 पे मैच हो गया, और ये अपना 1 पे मैच हो गया। तो सवाल का सही जवाब है 4, 3, 2 और 1। तो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब। ध्यान रखना, मैच करेंगे तो ज्यादा आसानी से काम चल जाएगा। अगर किसी का डाउट है तो एक बार दोबारा मैच कर लीजिए फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। 4, 3, 2, 1। तेजस क्या है? तेजस है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अर्जुन क्या है? मेन बैटल टैंक है। धनुष क्या है सर? धनुष है शिप बेस्ड मिसाइल। और अस्त्र क्या है? अस्त्र है सर एयर टू एयर एयर टू एयर मिसाइल। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें धनुष की, जैसे धनुष आपको दिख रहा है ना, शिप बेस्ड, धनुष आपको दिख रहा है शिप बेस्ड मिसाइल है। इसकी रेंज है सर 350 किलोमीटर के आसपास। इसकी जो मार्क क्षमता है वो आपको 350 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी। अच्छा सवाल है, रेंज पूछ सकता है, डायरेक्ट याद रखना। ठीक, कितनी रेंज मिल जाएगी? 350 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मैच द लिस्ट एंड करेक्ट द गिवन कोर्स। वो बोल रहा है निम्नलिखित जो आपके सामने संस्थान के नाम है उनको मैच कीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर सेल एंड साइंस, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ऑप्शन है पुणे, मानेसर, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली। चलिए जी जवाब दीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। Sir, Dhanush is a variant of surface-to-surface, ship-to-ship Prithvi second missile which was developed by Indian Navy. It capable of carrying both conventional as well as nuclear with a payload of 500 kg and can strike a target of 350 किलोमीटर। सर मैंने पूरी आपको समझा दी है, एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक है ना। शिप बेस्ड मिसाइल धनुष इज अ वेरिएंट ऑफ सरफेस टू सरफेस शिप टू शिप पृथ्वी टू मिसाइल, उसका वेरिएंट है। मैंने आपको समझा दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, अगर आपका डाउट रहा है उसमें फिर भी। ठीक,
किसका वेरिएंट है? तो सरफेस टू सरफेस और शिप टू शिप पृथ्वी टू मिसाइल का वेरिएंट है ये। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा आपका, अगर कोई भी डाउट रहा होगा तो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर सेल एंड साइंस, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए जी। ये जो भी जिसका डाउट है मैंने आपको बता दिया कि किसका वेरिएंट है। उम्मीद करूंगा वहां से आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वो वहां पे शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो आपको और एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी ताकि आपका डाउट ना रहे। आप बेफिक्र रहिए भाई, डाउट आपका छोड़ेंगे नहीं किसी भी चीज में। अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा सर? ये आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। इसके बाद अगर हम बात करें नेशनल सेंटर फॉर सेल की, तो नेशनल सेंटर फॉर सेल आपको मिल जाएगा सर पुणे में। नेशनल सेंटर फॉर सेल आपको मिल जाएगा पुणे में। इसके बाद हम बात करें सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, तो सर ये आपको मिल जाएगा अपना हैदराबाद में। इसके बाद हम बात करें नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की, तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपको मिल जाएगा मानेसर में। ठीक, ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा मानेसर में। तो इसका क्या रहेगा? इसका ये हो गया भाई साहब 4, ठीक है, इसका ये हो गया 4, और नेशनल सेंटर फॉर सेल हो गया, ये हो गया 2। इसके अलावा ये 3 पे आ गया, और ये अपना किस पे आ गया? नेशनल सेंटर फॉर ये 4। अरे यार मेरे को ना, तो ये ना ऐसे मैच करने में ना मेरी हमेशा कंफ्यूजन रहती है। ये यहाँ से 1 पे होगा, ठीक है, नेशनल इम्यूनोलॉजी ये 1 पे हो जाएगा। इसके अलावा बात करें सेंटर फॉर सेल की, तो ये 2 पे हो जाएगा, ये 3 पे हो जाएगा, और ये 4 पे हो जाएगा। तो 1 3 4 2 हो जाएगा इसका आंसर। मगर इस हिसाब से आपको 4 1 3 2 इस हिसाब से इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक, ये थोड़ा मेरे को लग रहा है कि मैंने वर्डिंग कुछ गलत कर दी है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर? सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए 4 1 3 2। मैंने मैच करके आपको दिखा दिए सारे के सारे। मैंने यार इसमें कई बार मैच करने में ना यहाँ से कंफ्यूजन हो जाती है, मगर मैंने आपको बता दिया ये आपको 4 पे मिल, ये वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा सेंटर फॉर नेशनल सेंटर फॉर सेल सर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। इसके अलावा 3 वाला 3 पर ही मिल जाएगा ये रहा, और नेशनल इसके अलावा नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मानेसर में मिल जाएगा। क्लियर? इस हिसाब से मैच हो जाएगा। कैसे? 4 पहले मैच हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा यहाँ से आपको अच्छा समझ आ गया होगा। कई बार यार लिखने में ना ऐसे मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्लियर? तो ये चीज याद रखना। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, बहुत सारे चांसेस है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है सवाल। ठीक, 4 1 3 2 रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्ल्ड पीस डे 4 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सवाल यहाँ पर ये है। चलिए चलिए जी, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। वर्ल्ड पीस डे 6 अगस्त बोल रहा है वो। इसके अलावा वर्ल्ड लिटरेसी डे, वर्ल्ड वाइड डे इज ऑब्जर्व, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 ऑफ अक्टूबर, और वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 ऑफ सितंबर। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए इस क्वेश्चन को भी आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे तो लगभग 70 के आसपास सवाल इस क्लास में मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन रहेंगे वो कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक, मगर हाँ एक दो स्लाइड्स ऐसे सॉल्व जरूर करेंगे यार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ना यहाँ से हमारे क्लियर हो जाएंगे, और बहुत सारे डाउट्स भी हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए वो छोड़ा था, और एक लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिए। और ये क्वेश्चन ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली जवाब दे पाओगे। चारों ऑप्शंस लिखे हुए, चारों आंसर्स आपके सामने वहाँ पे लिखे हुए। क्लियर? क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और कल दोपहर 3 बजे वाली क्लास लेने के लिए भी भाई याद से पहुंच जाना, वहां भी अलग करेंगे कुछ। ठीक।